हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। बेसिकली इस सीरीज़ में हम सारे चैप्टर्स के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सारे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, वो जो पेपर में रिपीट हुए हों, चाहे वो सीयूटी हो, चाहे वो डीडीयू हो, चाहे एलयू हो, चाहे एयू हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जहाँ भी इंडियन इकोनॉमी यानी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, वो सारे एमसीक्यू हम लोग इस सीरीज़ में कंप्लीट करने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम लोग बेसिकली एक वीडियो में 2 चैप्टर को कवर करेंगे, और जो भी हमारे 11-12 चैप्टर हैं इसमें, उन सारे चैप्टर्स को हम लोग कवर करेंगे। एंड एट द लास्ट हम सारे जो भी पूरे पहले हम लोग 2-2 चैप्टर को लेके चलेंगे, एंड एट द लास्ट जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होगा 50-60 एमसीक्यू उसको कंप्लीट करेंगे। बेसिकली आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, जो भी अभी तक आपके एंट्रेंस एग्जाम में रिपीट हुए हुए क्वेश्चन हैं, वो सारे आज हम लोग इसको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंसेस। हाँ, तो मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि ये जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा है। जिन बच्चों को इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है वो हिंदी में रीड कर लें, और जो हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं वो इंग्लिश में रीड कर लें। मैं क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में रीड करूँगा, दोनों भाषा में आपको समझाऊंगा, एंड आफ्टर दैट आपको एक करेक्ट आंसर भी बताऊंगा, और उसका करेक्ट आंसर क्या है, क्यों है, वो भी बताऊंगा। मैं आप लोग को एडवाइस दूंगा कि आप लोग अपने साथ एक कॉपी पेन लेके बैठें, ताकि जो आंसर आपका गलत हो रहा है, जो पहले तो आप मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप लोग आंसर जो करेक्ट आंसर होगा अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। देन आफ्टर अगर कोई ऑप्शन आपका गलत हो रहा है, मैं उसको एडवाइस करूंगा, जैसे आप लोग मैंने क्वेश्चन पढ़ा, आप लोगों ने आंसर लिखी है अपने कॉपी में, ठीक है। अगर आपका ऑप्शन मेरे फिर मैं जब आंसर बताऊंगा उससे मैच करिएगा। अगर आपका ऑप्शन सही है फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपका आंसर गलत हो रहा है तो गलत क्यों हो रहा है वो आंसर आप लोग लिख लीजिए, एंड एट द एग्जाम डे जब भी आपका एंट्रेंस एग्जाम हो तो आप वहाँ पे उस क्वेश्चन को ही रिवाइज करिए जो आपने गलत किया है। क्योंकि आपने जो क्वेश्चन सही किया है वो तो आज आप भी सही करोगे, कल भी सही करोगे, परसों भी सही करोगे, नरसों भी सही करोगे, जब वो क्वेश्चन आपको दे दीजिए आप सही करोगे। लेकिन जो आपका गलत हो रहा है उस क्वेश्चन को आप मार्कआउट करिए, उसको आप कहीं नोट डाउन करिए, एंड जब आपका एंट्रेंस एग्जाम हो तो आप उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, उन्हीं क्वेश्चन को देखिए। एंड इस सेशन के बाद मैं आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको जो जो क्वेश्चन रीड करना है वो आप क्वेश्चन उस पीडीएफ के थ्रू भी रीड कर सकते हैं। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंसेस, यानी कि स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, हमारी जो आर्थिक स्थिति है, वो हमारे इंडिपेंडेंस से पहले यानी कि आज़ादी के पहले आज़ादी के पहले हमारी आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो इसका कुछ ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए दिया है डेवलप्ड, यानी कि विकसित थी, हमारी इकोनॉमी विकसित थी। स्टैग्नेंट दिया है, आलसी। स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्लो ग्रोथ और नो ग्रोथ, यानी कि इसमें ग्रोथ नहीं होता है, ग्रोथ नहीं होता है यानी कि विकास नहीं होता है। आलसी नहीं, यहाँ पे नो ग्रोथ होगा, यानी कि जिसमें विकास नहीं। स्टैग्नेंट मतलब बेसिकली ये होता है नो ग्रोथ। अंडर डेवलप्ड यानी कि अविकसित थी। तो हमारी इकोनॉमी की कंडीशन थी क्या, हमारी इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था की सिचुएशन क्या थी इंडिपेंडेंस से पहले, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था 1947 में, जब हम लोग ब्रिटिश रूल के अंदर रह रहे थे। तो उस समय हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, विकसित थी, अविकसित थी, स्टैग्नेंट थी, या नन ऑफ द अबव थी। बोथ बी एंड सी, यानी कि बी और सी, स्टैग्नेंट एंड अंडर डेवलप्ड दोनों। तो कैसी थी हमारी अर्थव्यवस्था हमारी आज़ादी के पहले। तो आज़ादी के पहले हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो ना तो डेवलप्ड थी, डेवलप्ड हमारी इकोनॉमी नहीं थी। क्योंकि हमारी इकोनॉमी डेवलप इसलिए नहीं थी क्योंकि जो हमारे ब्रिटिश जो हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, वो हमारे यहाँ से जो भी हमारे रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, हमारे कंट्री में जो भी पैसा आ रहा था, वो सारा पैसा अपने कंट्री में ले जा रहे थे, या तो जो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था उसमें पैसा खर्च कर रहे थे। तो जिसके कारण हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, इकोनॉमिक सिचुएशन थी हमारे कंट्री की, वो उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाई जितनी होनी चाहिए थी। तो आज़ादी के पहले हमारी तो जो आर्थिक स्थिति थी वो डेवलप्ड नहीं थी। तो आर्थिक स्थिति थी कैसे, तो हमारी आर्थिक स्थिति थी स्टैग्नेंट, यानी कि नो ग्रोथ, जिसमें विकास नहीं हो रहा है, और अंडर डेवलप्ड, अविकसित, या तो रुकी हुई इन द सेंस उसमें विकास नहीं हो रहा है, वो रुकी हुई है, जैसी थी तब उसी पे रुकी हुई है, और अंडर डेवलप्ड यानी कि अविकसित थी। तो इसका आंसर होगा बोथ बी एंड सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
सो लैंड होल्डिंग एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन, यानी कि स्वतंत्रता के समय भू जो था कैसा था, तो फ्रेगमेंटेटेड यानी कि खंडित था, लार्ज था, स्मॉल था, या बोथ बी ए एंड सी। तो हमारा जो लैंड होल्डिंग सिस्टम था आज़ादी के पहले यानी कि स्वतंत्रता के समय भूमि जोत सिस्टम कैसा था, तो ये क्या था हमारा, लार्ज था, नहीं था, स्मॉल था, हाँ, फ्रेगमेंटेटेड था, खंडित था, हाँ। तो बेसिकली क्या था कि जब हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली थी तो किसी के पास एक बड़ा पीस ऑफ लैंड नहीं था, सबके पास मान लीजिए कुछ छोटी ज़मीन यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, तो ऐसे इसमें इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेटेड कहते थे, और छोटे छोटे लैंड थे। तो किसी को अगर कोई खेती करनी होती थी या कोई अनाज उगाना होता था तो उसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता था अलग अलग जाके खेती करना, अलग अलग जगह पे जाकर उपजाऊ करना, खेती करना, किसानी करना। तो उस समय यानी कि लैंड होल्डिंग एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के समय हमारा जो लैंड होल्डिंग सिस्टम था वो कैसा था, फ्रेगमेंटेटेड था और स्मॉल था। तो क्या होगा इसका आंसर, बोथ ए एंड सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। फार्मिंग विच फोकस ऑन बेसिक नीड ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड। तो जो फार्मिंग यानी कि जो खेती बाड़ी बस एक परिवार के पालन पोषण के लिए की जाती है, उनको ध्यान में रखते हुए की जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, खेती जो परिवार की बुनियादी ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करती है वह कहलाती है, उसको क्या कहते हैं, स्टैग्नेंट फार्मिंग कहते हैं, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर कहते हैं, या नन ऑफ द अबव। जो फार्मिंग किसी परिवार के भरण पोषण के ही उस मोटिव से की जाए उससे क्या कहते हैं, स्टैग्नेंट फार्मिंग कहते हैं, नहीं कहते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, तब तक आप लोग अपना आंसर नोट डाउन कर लीजिए। फार्मिंग विच फोकस ऑन बेसिक नीड ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड, यानी कि जो खेती परिवार की बुनियादी ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करती है वह क्या कहलाती है, स्टैग्नेंट फार्मिंग, सस्टेन्स एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, या नन ऑफ द अबव। तो क्या कहलाती है, स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर नहीं कहलाती है, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं कहलाती है। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर वो होता है जहाँ पे हम चीज़ों को बना करके प्रोड्यूस करके, जैसे हम अपना गेहूँ उगा रहे हैं, खेत में गेहूँ उगा रहे हैं तो उसको हम जाके मार्केट में सेल कर रहे हैं, मार्केट में बाज़ार में बेच रहे हैं, तो वो होता है हमारा कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। लेकिन जब हम अपने ही बनाकर, अपने ही उगाकर, अपने ही खा रहे हैं, अपने ही ऊपर कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी हमने खेत में, चाहे आलू, चाहे गोभी, चाहे मटर, चाहे पनीर तो नहीं, गेहूँ, चावल, दाल जो भी उगाया है वो सारी चीज़ें हम अपने ऊपर कंज्यूम कर रहे हैं। सारी जो भी हमने एग्रीकल्चर से जो भी चीज़ें प्रोड्यूस की हैं उसको हम अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, ना कि मार्केट में बेच रहे हैं। तो उसको क्या कहते हैं, उस फार्मिंग को क्या कहते हैं, उस फार्मिंग को कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि जीविका कृषि। जीविका के लिए जो कृषि की जाती है उसको सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट वॉज कॉस्ड बाय, यानी कि हस्तकला का क्षय किसके कारण हुआ था। हैंडीक्राफ्ट बेसिकली ये होता है जब हम लोग पत्थरों पे कपड़ों पे हाथों से सिलाई बुनाई करते हैं। हम लोग इंडिपेंडेंस से पहले यानी कि जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिश रूल नहीं आया था तो उससे पहले हमारे यहाँ लोग पत्थरों पे मूर्ति बनाते थे, पत्थरों को काट काट के कपड़ों पे डिजाइन बनाते थे, इतनी बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बनाते थे। तो वो उसका जो ब्रिटिश रूल आने के बाद उसका एक तरह से डिक्लाइन हुआ, उसमें एक तरह से कमी हुई, उसको रोक दिया गया। तो वो किसके कारण हुआ, क्यों हुआ, तो उसका कुछ यहाँ पे एक वो दिया है, ऑप्शन दिया है, उसको देख लीजिए। ब्रिटिश टैरिफ प्लान, यानी कि ब्रिटिश टैरिफ प्लान की वजह से हुआ। कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन मशीन मेड गुड्स, यानी कि मशीन से बनी हुई वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा। चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड, यानी कि मांग के पैटर्न में बदलाव। तो किसके कारण हुआ एक्चुअल में, वो बेसिकली हैंडीक्राफ्ट बेसिकली वो था, मैंने आपको बताया क्या होता है, जहाँ पे हम लोग हाथों से सिलाई कढ़ाई करते थे ब्रिटिश रूल से पहले। लेकिन जब ब्रिटिश रूल आ गए तो उस पर कई सारे टैक्सेस लगा दिए, कई सारी पॉलिसीज़ लगा दिए कि नहीं अब आप नहीं बना सकते, अगर आपको ये बनाना है तो आपको हाईयर टैक्स देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। एक तो ये कारण था, इसकी वजह से उसका जो प्रोडक्शन था वो डिक्लाइन हुआ। कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स, जो मशीन मेड गुड्स आ रहे थे यानी कि जो मशीनों द्वारा गुड्स यानी सामान बनाया जा रहा था उससे कंपटीशन मिलने लगा। अब खुद सोचिए, जो आदमी हाथ से मेहनत कर रहा है वो चीज़ ज़्यादा महंगी बिकती है रेदर देन जो चीज़ें मशीन से बन रही है। अगर कोई चीज़ मशीन से बन रही है तो वो कम लागत में बन जाएगी और वो सस्ते में बिक भी जाएगी, लेकिन जो आदमी हाथ से बना रहा है वो ऑब्वियस सी बात है वो थोड़ी महंगी मिलेगी। तो इससे ये जो था मशीन में जो गुड आ गए थे उससे कंपटीशन मिलने लगा, तो
उनका प्राइस जो हाई था वो उनका बिक नहीं रहा था, जो मशीन से गुड्स बन रहे थे वो बिक रहे थे, तो इससे भी उनके जो प्रोडक्शन था उसमें डिक्लाइन आया। चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड, तो पैटर्न लोगों की जो मांग थी उसमें भी बदलाव आया। अब जो मशीन से गुड बन रहे हैं तो लोग क्यों प्रेफर करेंगे हाथ का बना हुआ, अब वैसी बात है लोग मशीन के गुड्स को ही प्रेफर करेंगे। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे, ये तीनों कारण हैं कि जो हैंडीक्राफ्ट का एक तरह से कहा जाए क्षति हुई वो किन किन कारणों की वजह से हुई। तो बेसिकली ये 3 कारण थे, तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। क्या होगा ऑप्शन? ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं। स्विच कैनाल वॉज ओपन इन, स्विच कैनाल कब खोली गई थी? यहाँ पे कुछ ऑप्शन है। स्विच कैनाल का एक ऑप्शन आपका हर एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। स्विच कैनाल का इसे 3 क्वेश्चन में बना देता हूँ, अभी आप लोग देखिए। स्विच कैनाल को कौन खोला था, कौन सी गवर्नमेंट खोली थी, कहाँ की गवर्नमेंट सरकार बनाई थी? तो इंग्लैंड की बनाई थी? नहीं, इजिप्ट गवर्नमेंट इसको बनाई थी। कौन बनाया था? इजिप्ट की गवर्नमेंट बनाई थी, ठीक है, इजिप्ट की गवर्नमेंट बनाई थी। ये किस किस के बीच में है ये स्विच कैनाल जो है? सॉरी एक सेकेंड। स्विच कैनाल 2 सी को कनेक्ट करता है, रेड सी और मेडिटेरियन सी के बीच में है। कौन है स्विच कैनाल? ये बना था 1869 में, काम शुरू हो गया था 1859 में, 10 साल इसको लगा था बनने में। बनाया कौन था? इजिप्ट की गवर्नमेंट बनाई थी। कौन से सी के बीच है? रेड सी और मेडिटेरियन सी, रेड सी और मेडिटेरियन सी के बीच में है। और ये कब बना था? 1969 में बना था। कब बना था, कब खोला गया था? 1969 में खोला गया था। स्विच कैनाल कब खोला गया था? 1969 में खोला गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ, यानी कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत किसका शुद्ध निर्यातक था? तो हमारे यहाँ से क्या जाता था? प्राइमरी प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कैपिटल गुड्स या ऑल ऑफ दीज? तो देखिए बेसिकली ये है, जब हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल था तो क्या करते थे, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल ले जा कर के अपने यहाँ यानी कि इंग्लैंड में, ब्रिटेन में वहाँ पे उन गुड्स को प्रोड्यूस, उस रॉ मटेरियल से गुड्स को प्रोड्यूस करते थे, और गुड्स को प्रोड्यूस कर करके वो हमारे यहाँ फाइनल प्रोडक्ट जो बनाते थे, उस मशीन जो रॉ मटेरियल ले गए उससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनाते थे वही फिर हमारे कंट्री में ला करके बेच देते थे हायर रेट पे। तो इससे क्या होता था, हमारे यहाँ जो कच्चा माल जा रहा था वो कम रेट पे ले जाते थे, और हमारे यहाँ जो फाइनल गुड बेचते थे वो काफ़ी हायर रेट पे बेचते थे। तो उस समय ब्रिटिश रूल में इंडिया क्या था, इंडिया हमारे यहाँ से एक्सपोर्टर किसका था? एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से क्या जाता था? प्राइमरी गुड्स जाता था, बन के क्या आता था? सेकेंडरी गुड या कैपिटल गुड या जो भी कहा जाए, वो हमारे यहाँ फाइनल गुड बन के आता था। कहाँ से आता था? ब्रिटेन से आता था। तो इंडिया क्या किस चीज़ का एक्सपोर्टर था? प्राइमरी गुड यानी कि प्राथमिक उत्पाद। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या होता है? औद्योगिक उत्पाद। कैपिटल गुड क्या होता है? पूंजीगत माल। और ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस था नहीं, हमारे यहाँ से क्या था? इंडिया किस चीज़ का निर्यातक था? रॉ मटेरियल का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इज अ साइन ऑफ, यानी कि उच्च शिशु मृत्यु दर किसका संकेत करती है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या बेसिकली क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बेसिकली ये होता है कि जिन बच्चों की मौत 1 साल की आयु को पूरा किए बिना ही हो जाती है उन्हें हम लोग बोलते हैं IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो होता है जहाँ पे बच्चों की मौत 1 साल के आयु को पूरा किए बिना ही हो जाती है, वो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट यानी कि उच्च शिशु मृत्यु दर किसका संकेत है? एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी कि दर्दनाक गरीबी, पुअर हेल्थ केयर, खराब स्वास्थ्य देखभाल, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग को क्या अब तक आप लोगों ने आई होप आंसर दे दिया होगा। तो बेसिकली इसका आंसर होगा पुअर हेल्थ केयर। तो पुअर हेल्थ केयर जब रहेगा किसी देश की, जहाँ पे किसी देश में हॉस्पिटल नहीं है, मेडिसिन नहीं है अवेलेबल, बच्चों के लिए देखभाल के लिए कुछ अच्छा चीज़ अवेलेबल नहीं है, हेल्थ सेंटर नहीं अवेलेबल हैं, लोग जहाँ पे जाके अपना ट्रीटमेंट करा सके, बच्चों का ट्रीटमेंट हो सके, तो ये चीज़ों की अनअवेलेबिलिटी की वजह से जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी हाई रहता है। तो पुअर हेल्थ केयर यानी कि खराब स्वास्थ्य देखभाल की वजह से जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो हमारे कंट्री का काफ़ी हाई था। अब
जाकर कहीं हमारे कंट्री में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो जाके डाउन हुआ है, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि आईएमआर काफ़ी हाई है। ये बेसिकली आईएमआर होता है पर 1000 पे कितने बच्चों की डेथ हो रही है अपनी एज को 1 साल की उम्र को पूरा किए बगैर ही। तो अभी सबसे ज़्यादा ये कहाँ का है? बिहार का है इंडिया में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जेंडर बियास इन द सोसाइटी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज इंडिकेटेड बाय, यानी कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर समाज में लैंगिक पूर्वाग्रह किसके द्वारा इंगित किया गया था? मॉर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर या साक्षरता दर, डेथ रेट या जीवन प्रत्याशा या लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। तो जेंडर बियास यानी कि स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर समाज में लैंगिक पूर्वाग्रह किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट पे किया गया था कि महिलाएं कितनी ज़्यादा उम्र तक जिंदा रहती हैं, पुरुष कितने ज़्यादा एज तक जिंदा रहते हैं, दोनों में मतलब हेल्थ। तो उस समय हेल्थ सेक्टर हमारा उतना बढ़िया नहीं था, तो बेसिकली जो मेल का था वो 32 ईयर था और जो फीमेल का था वो 34 ईयर था। इतनी ही आयु थी उस समय जीवन जीने की। क्यों इतनी ही थी? क्योंकि हमारे यहाँ जो ये था, हमारे यहाँ जो हेल्थ फैसिलिटी थी वो उतनी बढ़िया नहीं थी जहाँ पे लोग अपने जाके ट्रीटमेंट करा सके, अपना इलाज करा सके। आगे बात करते हैं। ड्यूरिंग द कोलोनियल पीरियड इंडियन डेमोग्राफिक प्रोफाइल शोज, यानी कि औपनिवेशिक काल के दौरान भारत की जनसंख्यिक प्रोफाइल क्या दिखाता था? हाई बर्थ रेट, यानी कि हमारे जो बर्थ रेट जन्म दर था उसमें काफ़ी ज़्यादा था। हाई डेथ रेट, उच्च मृत्यु दर था। हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, यानी कि उच्च शिशु मृत्यु दर। तो कॉलोनियल पीरियड में ये तीनों ही था। चाहे हमारे यहाँ बर्थ रेट की बात की जाए, हमारे यहाँ बर्थ रेट भी काफ़ी ज़्यादा था, हमारे यहाँ डेथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा था, हमारे यहाँ इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी काफ़ी ज़्यादा था। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज। आज़ादी से पहले हमारे कंट्री में, यानी कि कॉलोनियल रूल की बात की जाए, ब्रिटिश रूल की बात की जाए, तो हमारे कंट्री में काफ़ी सारी दिक्कतें थी। हमारे यहाँ गरीबी थी, हमारे यहाँ इकोनॉमिक कंडीशन उतनी बढ़िया नहीं थी, हमारी फार्मिंग उतनी बढ़िया नहीं थी, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर चाहे सेकेंडरी सेक्टर का है या टर्शरी सेक्टर का है वो उतना बढ़िया प्रोडक्ट नहीं कर पाता था। हमारी हाई बर्थ रेट काफ़ी हाई थी, हमारी डेथ रेट काफ़ी हाई थी, हमारा कंट्री का इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट काफ़ी हाई था। ये कुछ मेजर कॉज थे हमारे कंट्री के। आगे मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो वन ऑफ द इंडिपेंडेंस बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज इंगेज्ड इन, यानी कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस में लगा हुआ था, किस सेक्टर में काम कर रहा था? एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा था, ट्रेड एंड कॉमर्स यानी व्यापार और वाणिज्य में काम कर रहा था, माइनिंग सेक्टर यानी कि खनन क्षेत्र में काम कर रहा था, या इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहा था। तो आज़ादी के पूर्व संध्या पर मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ के ज़्यादा लोग किस में इंगेज थे, किस चीज़ में इंगेज थे? एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज थे, या ट्रेड एंड कॉमर्स में इंगेज थे, माइनिंग सेक्टर में इंगेज थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंगेज थे, किस में इंगेज थे? तो जब हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली थी, या फिर अभी भी कह लिया जाए, अभी तो 10-12 साल में कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है, नहीं तो ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ किस में इंगेज थे? एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज थे। किस में इंगेज थे? कृषि क्षेत्र में इंगेज थे। भले वहाँ से जितना आउटपुट निकल रहा हो वो उनकी जितने लोग इंगेज हैं उसके बराबर ना हो, लेकिन अभी भी आप लोग खुद देखिए कि आपके यहाँ आस पड़ोस के लोग ज़्यादा, गाँव के जो भी लोग हैं वो बेसिकली फार्मिंग में ही अभी भी इन्वॉल्व होंगे, किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो फार्मिंग में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे ही। एंड दैट्स वाई भारत को कहा जाता है कृषि प्रधान देश। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सो विच सेक्टर ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर टू जीडीपी ऑफ द कंट्री एज वेल एज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि किस क्षेत्र का देश के सकल घरेलू उत्पाद में प्रमुख योगदानकर्ता स्वतंत्रता के वर्ष पर सबसे बड़ा नियुक्त था? यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा ऐसा सेक्टर था जो हमारे इंडिपेंडेंस साल में यानी कि 1947 में लोगों को सबसे ज़्यादा रोजगार दिया था और सबसे ज़्यादा वहाँ से जीडीपी ग्रोथ हुई थी? जीडीपी का जो सबसे ज़्यादा योगदान था कौन सा सेक्टर था? प्राइमरी सेक्टर था या सॉरी एग्रीकल्चर सेक्टर था यानी कि कृषि क्षेत्र था, इंडस्ट्री यानी उद्योग क्षेत्र था, सर्विसेज यानी कि सर्विस टेरिटरी सेक्टर था, कौन सा क्षेत्र था? चाहे मैन्युफैक्चरिंग कह लीजिए, तो कौन सा क्षेत्र था जो हमारे इंडिपेंडेंस ईयर में हमारे लोगों को, हमारे कंट्री के लोगों को सबसे ज़्यादा रोजगार दिया था और हमारे कंट्री की इकोनॉमी को, हमारे कंट्री के जीडीपी को भी बूस्ट किया था? तो कौन सा क्षेत्र था? एग्रीकल्चर था, इंडस्ट्री था, सर्विस था, मैन्युफैक्चरिंग था, क्या था?
एग्रीकल्चर सेक्टर था। क्या था? एग्रीकल्चर सेक्टर था, यानी कि कृषि क्षेत्र था। बात करते हैं आगे। यहाँ पे क्वेश्चन है 1850 1947 इंडियन रेलवे, इंडिया में रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुई थी? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कट गया है यहाँ, लेकिन क्वेश्चन यही था कि इंडिया में रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुई थी। तो कब इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में रेलवे? 1850 में इंट्रोड्यूस हुई थी। कब हुई थी? 1850 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच इंडस्ट्री ऑफ इंडिया गॉट सेवरल अफेक्टेड बाय अंडर द कॉलोनियल रूल, यानी कि औपनिवेशिक शासन के तहत भारत का कौन सा उद्योग कहीं प्रभावित हुआ, कहीं ज़्यादा प्रभावित हुआ? शुगर इंडस्ट्री प्रभावित हुई, स्टील, किरोन एंड स्टील इंडस्ट्री प्रभावित हुई, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री प्रभावित हुई, पेपर इंडस्ट्री प्रभावित हुई। कौन सी ऐसी इंडस्ट्री थी, कौन सा ऐसा उद्योग था जो हमारे ये कॉलोनियल रूल में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ? चाहे शुगर इंडस्ट्री यानी चीनी उद्योग, कायरन एंड स्टील इंडस्ट्री यानी किरोन एंड इस्पात उद्योग, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हस्तशिल्प उद्योग, पेपर इंडस्ट्री यानी कि कागज उद्योग। कौन सा ऐसा उद्योग था जो हमारे कॉलोनियल रूल में यानी कि ब्रिटिश शासन, अंग्रेज शासन में हमारे कंट्री का सबसे ज़्यादा उसमें अफेक्ट हुआ था? तो मैंने आपको पहले या दूसरे क्वेश्चन में बताया था कौन सा ऐसा सेक्टर था। आई होप कई लोगों ने अब तक आंसर दे भी दिया होगा। तो कौन सा सेक्टर था हमारा? हैंडीक्राफ्ट सेक्टर था, यानी कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई थी हमारे कॉलोनियल रूल में, ब्रिटिश रूल में। आगे बढ़ते हैं। क्यों हुई थी? मैंने इसका भी रीज़न बताया था, क्योंकि जो ब्रिटिश लोग थे वो कई सारे ट्रेड पॉलिसीज़ लगा दिए थे, कई सारे लाइसेंस क्राइटेरिया लगा दिए थे हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ पे कि अगर आपको अब आगे प्रोडक्शन करना है तो आपको यहाँ से लाइसेंस लेना पड़ेगा। और वो लाइसेंस ईजिली मिलता नहीं था लोगों को। लाइसेंस लेने के लिए काफ़ी उनको टैक्स देना पड़ता था, काफ़ी पैसा देना पड़ता था। उसके बाद से हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट से जो कंपटीशन आ गया, मशीन मेड गुड्स से जो कंपटीशन आया, उसकी वजह से भी हमारा जो प्रोडक्शन था, ये जो सेक्टर था, उद्योग था, इंडस्ट्री थी, हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, उसको काफ़ी अफेक्ट करना पड़ा। फिर जो लोगों की डिमांड थी वो भी काफ़ी चेंज हो गई थी, जिसकी वजह से हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो काफ़ी तरह से फेल हो गया ब्रिटिश रूल में। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस द प्रमोशन ऑफ पॉपुलेशन इंगेज इन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हमारे जिस साल हमारा देश आज़ाद हुआ है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारी स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या का संवर्धन था। कितने परसेंट लोग हमारे कृषि क्षेत्र में लगे हुए थे? तो कितने लगे थे? 40%, 60%, 70%, 65%, कितने लोग लगे थे? तो इसका जो आंसर है, आप लोग को कहीं 65 भी दिखेगा, कहीं 70 भी दिखेगा, तो आप लोग 70 पे लगाइए, क्योंकि ज़्यादा हमारी जो उस समय की पॉपुलेशन थी उसका मोस्टली लोग जो किस में थे इंगेज, इसमें हमारे प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज थे। स्टैग्नेंट इकोनॉमी इन विच सोर्स, मैंने आपको फिर बताया स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होता था। जहाँ स्लो ग्रोथ या नो ग्रोथ की बात हो वही होता है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी का यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज वन विच शोज, स्थिर अर्थव्यवस्था वह है जो दिखाती है लिटिल ग्रोथ इन इनकम, यानी आय में अल्प वृद्धि, हाई ग्रोथ इन इनकम, आय में उच्च वृद्धि, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादन में निम्न स्तर, और लास्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड सी, यानी कि लिटिल ग्रोथ इन इनकम यानी कि आय में अल्प वृद्धि, थोड़ी सी वृद्धि, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी उत्पादकता में निम्न स्तर, और स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है उसी का ये पूरा एग्जाम्पल है, पूरा उसी पे क्वेश्चन बेस्ड है कि स्टैग्नेंट इकोनॉमी होती क्या है। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी मैंने आपको, ये भी क्वेश्चन हमने शायद तीसरा या चौथा था कि स्टैग्नेंट इकोनॉमी बेसिकली होती क्या, तो मैंने आपको बताया स्टैग्नेंट इकोनॉमी वो होती है जिस इकोनॉमी यानी कि जिस अर्थव्यवस्था में छोटी ग्रोथ या न ग्रोथ हो, या फिर जो भी ग्रोथ हो वो उसी पे स्टेबल रहे, उसी पे चलती रहे, उसी को स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि इन विच ईयर 5 ईयर प्लान वॉज इंट्रोड्यूस्ड। 5 ईयर प्लान बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ था 1950 में। आपको बताता हूँ 1950 में इंट्रोड्यूस हुआ था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब चालू हुआ था? 1951 में। तो ये कब, क्या पूछा है, इंट्रोड्यूस कब हुआ था? हमें बताया कब गया था 5 ईयर प्लान के बारे में? 1950 के बारे में, 1950 में बताया गया था 5 ईयर प्लान के बारे में। 5 ईयर प्लान ठीक है। इसका प्लानिंग कौन बनाता है? प्लान्स कौन बनाता है? प्लानिंग कमीशन बनाता है। इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है।
प्लानिंग कमीशन बनाता है। 5 ईयर प्लान कितने साल बाद बनता है? 5 साल बाद बनता है। कितने साल बाद बनता है? 5 साल बाद बनता है। और एक क्वेश्चन और यहाँ से बन जाता है, प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है? प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है? प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है? पीएम होते हैं। अभी तक हमारे कंट्री में कितने प्लानिंग प्लान बन चुके हैं? कितने 5 ईयर प्लान बन चुके हैं? 12 5 ईयर प्लान बन चुके हैं हमारे 5 ईयर प्लान में। 5 ईयर प्लान का पंचवर्षीय योजना का नया नाम क्या हो गया है? पंचवर्षीय योजना का नया नाम क्या हो गया है? नीति आयोग हो गया। नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? चेयरमैन कौन है नीति आयोग का? प्राइम मिनिस्टर ही इसका भी चेयरमैन होता है। प्लानिंग कमीशन का नीति आयोग नाम कब चेंज करके रखा गया था? 2017 या 16 में, इसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है, आई थिंक 2017 में किया गया था। हाँ, 2017 में किया गया था। प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग किया गया था। अब तक कितने 5 ईयर प्लान बन चुके हैं? 12 5 ईयर प्लान बन चुके हैं। लास्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? 2012 में आया था। कब आया था? 2012 में आया था। ठीक है। प्लानिंग हॉलीडे कब ली गई थी? 1966 से लेके 1969 तक का जो समय था उसमें प्लानिंग हॉलीडे ली गई थी। क्या ली गई थी? इन 3 साल में कोई भी प्लान हमारे कंट्री में नहीं बनाए गए थे। क्यों नहीं बनाए गए थे? क्योंकि जो हमारा थर्ड ही 5 ईयर प्लान था वो काफ़ी तरफ फेल हो चुका था, जिसके कारण हमारे कंट्री में अगले 3 साल तक कोई 5 ईयर प्लान नहीं बना था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस पे बेस्ड था? एग्रीकल्चर पे बेस्ड था। किस पे? कृषि पे। सेकेंड 5 ईयर प्लान IPR था, हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन पे बेस्ड था। तो ऐसे कुछ 12 5 ईयर प्लान आप लोग देख लीजिएगा कि अब आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है फोर्थ 5 ईयर प्लान किस पे बेस्ड था, 7th 5 ईयर प्लान किस पे बेस्ड था। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वॉज इंगेज इन द फॉर्मुलेशन ऑफ 5 ईयर प्लान इन इंडिया? तो वही क्वेश्चन आ गया कि मैंने जो अभी बताया था कि प्लानिंग कमीशन जो है हमारे इंडिया का, भारतीय का जो प्लानिंग कमीशन है उसमें प्लानिंग कौन करता है? प्लान कौन बनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इंगेज इन फॉर्मुलेशन ऑफ 5 ईयर प्लान? तो 5 ईयर प्लान कौन बनाता है? नेशनल जियोग्राफिकल चैनल बनाता है? नहीं। होम मिनिस्टर बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं? बस चेयरमैन होते हैं। चेयरमैन होते हैं। ठीक है। प्लानिंग कमीशन में प्लान कौन बनाता है? हमारा 5 ईयर प्लान में प्लान कौन बनाता है? 5 ईयर प्लान तो प्लानिंग कमीशन बनाता है। प्लानिंग कमीशन कब इस्टेब्लिश किया गया था? वो भी क्वेश्चन आ गया। प्लानिंग कमीशन कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था। कब से चालू हुआ था? 1951 से चालू हुआ था। आगे क्वेश्चन हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। प्लानिंग कमीशन वॉज इस्टेब्लिश अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, चेयरमैन देखिए आ गया, चेयरमैनशिप ऑफ किसके चेयरमैनशिप में बना था प्लानिंग कमीशन? तो उस समय कब बना था प्लानिंग कमीशन? 1950 में। उस समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीएम कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस समय के? जवाहरलाल नेहरू। तो बेसिक सी बात है, उस समय की चेयरमैनशिप कौन रही होगी? किसकी रही होगी? जवाहरलाल नेहरू की रही होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। एन इकोनॉमी इन विच मीन ऑफ प्रोडक्शन आर यूज इन अ मैनर सच दैट सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज दिस कॉल्ड, यानी कि कोई भी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाता है कि सामाजिक कल्याण को अधिकतम किया जा सके, वह कहलाती है। वह क्या कहलाती है? कोई भी ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे सोशल वेलफेयर के लिए काम किया जा रहा हो उसको क्या कहते हैं? मिक्स इकोनॉमी कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहाँ पे आपका सोशल और कैपिटलिस्ट यानी कि सामाजिक और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों मिलकर काम करती हैं, वो मिश्रित होती है। कैपिटल जहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, जहाँ पे बेसिक काम होता है प्रॉफिट बनाना यानी कि मुनाफा कमाना होता है, प्रॉफिट होता है इसका काम। और मिक्स होता है, या तो प्रॉफिट भी आप कमा सकते हैं और सोशल वेलफेयर भी कर सकते हैं, सोशल वेलफेयर भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि सामाजिक कल्याण को अधिकतम किया जा सके, सामाजिक कल्याण को अधिकतम किया जा सके, वह क्या कहलाती है? वो बेसिकली क्या कहलाती है? वो कहलाती है सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी कि सामाजिक अर्थव्यवस्था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लास्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया, मैंने आपको बता दिया लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा था हमारा? 11 था, 12 था, 13 था या 14 था? कौन सा था?
तो 12th 5 ईयर प्लान हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था, कब आया था? 2012 से लेकर के 2017 तक का जो प्लान था वो हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था। उसके बाद हमारे कंट्री में कोई 5 ईयर प्लान नहीं बना उसके बाद। 3 कंसेक्यूटिव एनुअल प्लान वर लॉन्च ड्यूरिंग द पीरियड। इस अवधि के दौरान लगातार 3 वार्षिक योजनाएं शुरू की गई थी। कब से शुरू की गई थी, कौन से साल शुरू की गई थी? जो प्लानिंग हॉलीडे था उसी में की गई थी। 1966 से लेकर 1969 तक का जो समय था उसी में लगातार 3 वार्षिक योजनाएं शुरू की गई थी। क्योंकि इसमें हमारा जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो काफ़ी तरह फेल हो चुका था, जिसके लिए 5 ईयर प्लान नहीं बनाया गया, तो वार्षिक योजना रखी गई कि हमें 3 साल तक 3 वार्षिक योजना रखी गई कि हमें ये छोटे छोटे टारगेट अचीव करने हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 आईपीआर यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन। आईपीआर कब लॉन्च किया गया था? देखिए हमारे कंट्री में 2 बार आईपीआर लॉन्च किया गया है। एक किया गया है 1948 में, दूसरा किया गया है 1955 में। 1955 आईपीआर यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन, जो हमारा प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान, जो दूसरा 5 ईयर प्लान था 1955 वाला, उसमें एक बार आईपीआर आया था और एक बार आईपीआर आया था हमारा 1948 में। तो यहाँ पे 1955 ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग किसके साथ जाएंगे? 1948 के साथ जाएंगे। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हमारे कंट्री में आईपीआर कितनी बार आया? तो 2 बार आया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 24 देखिए, प्लानिंग कमीशन द अर्स्ट वाइल सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी इन द कंट्री हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय। मैंने आपको फिर बता चुका हूँ, मैं जो भी अभी तक क्वेश्चन आ रहे हैं मैंने सारे आपको बता रखे हैं। तो प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके क्या रखा गया था? मैंने अभी अभी बच्चों को बताया है। प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके क्या रखा गया है? फाइनेंस मिनिस्टर रखा गया है, सेंट्रल स्टैटिकल कमीशन रखा गया है, वित्त, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर का हिंदी वित्त मंत्री केंद्रीय सांख्यिकी उद्योग रखा, यानी कि सेंट्रल स्टैटिकल कमीशन रखा गया है। सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन रखा गया है। क्या रखा गया है? तो हमारे प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके क्या रखा गया है? नीति आयोग रखा गया है। क्या रखा गया है? नीति आयोग रखा गया है। योजना आयोग देश में तत्काल केंद्रीय योजना प्राधिकरण द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यानी कि प्लानिंग कमीशन को किससे चेंज किया गया है? हमारे नीति आयोग से चेंज किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा ये है, इकोनॉमी इन विच इकोनॉमिक डिसीजन टेकन बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट विच विद द व्यू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। वही क्वेश्चन फिर आ गया जो मैंने अभी आपको बताया था कि सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा लिया जाता है डिसीजन, और किस लिए लिया जाता है? ताकि लोगों के, जो समाज में आम तबके के जो लोग रह रहे हैं उनका वेलफेयर हो सके। तो उनके हित के लिए जो डिसीजन लिया जाता है वो किस इकोनॉमी में लिया जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लिया जाता है, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में लिया जाता है? नहीं। सोशलिस्ट इकोनॉमी में लिया जाता है? हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। मार्केट इकोनॉमी नहीं। मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे दोनों के लिए होता है, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए भी होता है और आपका सोशल वेलफेयर के लिए भी होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्लानिंग इन इंडिया? प्लानिंग इन इंडिया को लेके कौन सा स्टेटमेंट नीचे दिया गया सही है? मिक्स्ड इकोनॉमी हैज़ बीन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में नियोजन की रूपरेखी रखी है। सही बात है। द ड्यूरेशन ऑफ 12th 5 ईयर प्लान वॉज 2012 से लेके 2017 तक 12th 5 ईयर प्लान योजना। हाँ, ये भी ठीक है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। प्लानिंग इन इंडिया स्टार्टेड विद द हैवी रिलायंस ऑन द पब्लिक सेक्टर। प्लानिंग इन इंडिया स्टार्टेड विद द हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। ठीक है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे आप तीनों देखिए, तीनों स्टेटमेंट सही है, आपको तीसरा देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आपका 2 सही मिल गया तो ऑल ऑफ द अबव लगा दीजिए। तो ये हमारे प्लानिंग कमीशन को लेके कुछ स्टेटमेंट था। अब विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 27 के देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया? तो प्लानिंग इन इंडिया का लॉन्ग ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या नहीं था? सॉरी, नॉट अ लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। जीडीपी ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका हमारा जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव नहीं था। किसका? हमारे प्लानिंग कमीशन का। क्वेश्चन नंबर 28, एनी इकोनॉमी विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन अ मैनर सच दैट प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज इज कॉल्ड। जहाँ पे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज, यानी कि जहाँ पे अपने मुनाफे को मैक्सिमाइज करने के लिए कौन सी अर्थव्यवस्था काम करती है? सोशलिस्ट इकोनॉमी,
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, कौन सी अर्थव्यवस्था अपना जो लाभ है उसको बढ़ाने के लिए काम करती है? तो कौन सी अर्थव्यवस्था करती है? मैंने अभी आपको बताया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए काम करती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी वेलफेयर, आम लोगों के वेलफेयर, आम लोगों के कल्याण के लिए काम करती है। मार्केट इकोनॉमी में मुनाफा भी बढ़ाना रहता है और लोगों का कल्याण भी करना रहता है। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। इज अचीव्ड व्हेन देयर इज इंक्रीज इन रियल जीडीपी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि को तब प्राप्त किया जाता है जब समय के साथ वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है। तो क्या है? आई थिंक ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे ग्रोथ होगा, विकास के साथ ग्रोथ होगा। तो बेसिकली इसका आंसर ग्रोथ होगा। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी इनकम्प्लीट लग रहा है, मैं आपको देख के बताता हूँ थोड़ी देर बाद। सो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो लास्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया, लास्ट 5 ईयर प्लान हमारे कंट्री में कब आया था? तो 2012 में जो था वो हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान आया था। 2012 से लेके 2017 तक का जो ड्यूरेशन था उसमें हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान आया था। लॉन्ग टर्म प्लान इज ऑल्सो नोन एज पर्सपेक्टिव प्लान। तो जो लॉन्ग टर्म प्लान होता है उसको पर्सपेक्टिव प्लान के भी नाम से जाना जाता है। लॉन्ग टर्म प्लान बेसिकली 20 साल के लिए होता है। जो 5 साल के लिए होता है उसको 5 ईयर प्लान कहते हैं। जो 20 साल के लिए प्लान बनाए जाते हैं उसको पर्सपेक्टिव प्लान कहा जाता है। तो लॉन्ग टर्म प्लान इज ऑल्सो नोन एज पर्सपेक्टिव प्लान, तो हाँ इसको जाना जाता है इस नाम से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। हाउसिंग इज द प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक स्फीयर ऑफ प्लानिंग, यानी कि आवास नियोजन का आर्थिक क्षेत्र का मुख्य तत्व है, नहीं है, फॉल्स। इसका हो जाएगा फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इम्प्लाई इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक विकास का तात्पर्य आर्थिक विकास से है, बिल्कुल है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। इकोनॉमी इन विच मीन ऑफ प्रोडक्शन आर यूज इन सच मैनर दैट सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड इज कॉल्ड कैपिटल इकोनॉमी, यानी कि जहाँ सोशल वेलफेयर खूब ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग कैपिटल इकोनॉमी कहते हैं। नहीं, जहाँ पे ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधन का उपयोग इस प्रकार किया जाता है कि सामाजिक कल्याण को अधिकतम किया जा सके, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है, नहीं कहलाती है। वो क्या कहलाती है? वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहलाती है। क्या कहलाती है? पूंजीवादी। क्या कहलाती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन सच अ मैनर दैट सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी कहलाती है। यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, जहाँ पे समाज के कल्याण की बात हो, समाज के हित की बात हो, समाज को ऊपर उठाने की बात हो, तो वो जो इकोनॉमी रहती है उसको हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, ना कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। पर्सपेक्टिव प्लान इज मेड अप फॉर 20 ईयर। मैंने आपको बताया पर्सपेक्टिव प्लान क्या होता है। पर्सपेक्टिव प्लान बेसिकली वो प्लान्स होते हैं जिसको 20 साल के लिए बनाया जाता है। 5 ईयर प्लान क्या होते हैं? ये छोटा टर्म में 5 ईयर प्लान होता है, यानी कि जिसको 5 साल के लिए बनाया जाता है। 5 साल का टारगेट सेट किया जाता है कि हम अपने कंट्री की जीडीपी ग्रोथ, अपने कंट्री का एग्रीकल्चर, अपने कंट्री का जीडीपी ग्रोथ, अपने कंट्री का एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ, सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ, टर्शरी सेक्टर में ग्रोथ 5 साल बाद इस पोजीशन पे देखना चाह रहे हैं। तो जो 5 ईयर के प्लान बनाए जाते हैं उसको 5 ईयर प्लान कहते हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। और जो 20 साल के लिए यानी कि लंबे समय के लिए प्लान बनाए जाते हैं उसको हम लोग पर्सपेक्टिव प्लान कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सपेक्टिव प्लान कहते हैं। पर्सपेक्टिव प्लान का ड्यूरेशन कितना होता है, कितने समय का वो उसमें टारगेट रहता है? तो 20 साल का समय लेके हम चलते हैं कि हम अपने अगले टारगेट को 20 साल के बाद हम अपने आप को यहाँ देखना चाहते हैं, अपने कंट्री की ग्रोथ को इस लेवल पर देखना चाहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्सपेक्टिव प्लान कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सपेक्टिव प्लान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? लैंड होल्डिंग ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज फ्रेगमेंटेटेड। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भूमि जोत खंडित थी। तो इसका आंसर होगा ट्रू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। इट वॉज ओइंग द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट दैट हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन इंडिया गॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि वह औपनिवेशिक सरकार का भेदभाव पूर्वक टैरिफिक नीतियों का कारण था जिससे भारत की हस्तशिल्प उद्योग नष्ट हो गया। तो बिल्कुल सही है, उनकी जो भेदभावपूर्ण टैरिफ नीतियाँ थी उसी की वजह से जो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो काफ़ी तरफ फेल हो चुका था।
बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 38 की। तो 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इंडिया वॉज ट्रीटेड एज अ कॉलोनी सप्लाइंग रॉ मटेरियल टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री, यानी कि ब्रिटिश काल के दौरान भारत को ब्रिटिश उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले एक उपनिवेशक के रूप में माना जाता था। तो माना जाता था या नहीं माना जाता था, ऑप्शन आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है, तो बिल्कुल माना जाता था। इसका ऑप्शन आपका ट्रू है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ओनली हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज, यानी कि सॉरी, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ओनली हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज और डेवलप्ड इन इंडिया इकोनॉमी, यानी कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था में केवल भारी और बुनियादी उद्योग का विकास हुआ। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल है गलत, क्योंकि उस समय हमारे कंट्री में कोई भी उत्पाद, कोई भी उद्योगों का उपयोग बनाया नहीं गया था, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई भी उद्योग नहीं बनाए गए थे। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, फ्रॉम द ईयर 1921 द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया नेवर डिक्लाइन, यानी कि 1921 के बाद भारत की जनसंख्या कभी घटी नहीं, हमेशा बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। तो ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था? तो बेसिकली इसका आंसर है यस, तो इसका आंसर हो गया ट्रू। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको कहा जाता है? तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड यानी कि 1921 को हमारे इंडियन हिस्ट्री में ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, क्योंकि इस साल के बाद जब भी हमारी पॉपुलेशन नापी गई है, हमारे कंट्री की पॉपुलेशन नापी गई है, वो कभी भी घटी नहीं है, वो हमेशा बढ़ती ही गई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपके चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 में जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे मैंने करा दिए, कंप्लीट करा दिए। अगली वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 की जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे वो कवर